दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि दीपावली और छठ के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों की कोरोना जांच होगी। जी हां, अगर किसी का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है तो फिर टीकाकरण भी होगा। ये भी जरूरी होगा कि अगर बिहार लौट रहे लोगों ने अपना टीकाकरण और RT-PCR जांच कराई है तो उसका प्रमाण पत्र भी उन्हें साथ लाना होगा। ये बात आप याद रखें। अगर आप ट्रेन से बिहार आ रहे हैं, RT-PCR जांच रिपोर्ट 72 घंटे पहले कराई गई जांच की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पॉइंट पर बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखें। इन जगहों पर भी कोरोना जांच की व्यवस्था किए जाने की हिदायत दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह हिदायत दी है कि दूसरे राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से यह जानकारी दी जाए कि अगर वे बिहार आ रहे हैं तो फिर टीकाकरण और RT-PCR जांच का प्रमाण पत्र साथ में रखें। दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाकर हमले हुए हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो या फिर हिंदू, यह दोनों को निशाना बनाया जा रहा है। यह दहशतगर्दियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के एक गोलगप्पे वाले की गोली मारकर जान ले ली गई। यह तो पुलवामा में यूपी की रहने वाले सागिर अहमद की जान ले ली गई। जी हां, IGP कश्मीर विजय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। जब बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद कुमार को दहशतगर्दों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोली मार दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि अरविंद कुमार को दहशतगर्दों ने ईदगाह में एक पार्क के बाहर गोलियां मारी। जी हां, अरविंद कुमार की मौके पर ही जान चली गई। कुछ देर बाद ही पुलवामा में यूपी के सहारनपुर के रहने वाले बड़ी सागिर अहमद को गोली मार दी। हमले में बुरी तरीके से घायल सागिर ने भी दम तोड़ दिया। दोस्तों बिहार में अगले महीने से किसान अपना धान MSP पर बेच सकेंगे। इस बार किसान 3 चरणों में अपनी धान बेच सकते हैं। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों में धान की खरीद 1 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी। बिहार सरकार ने बिहार के किसानों से 1 नवंबर से खरीदी शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान धान अधिप्राप्ति के समय अपनी पसंद के किसी भी पैक्स या फिर व्यापार मंडल पर बेच सकते हैं। इस साल सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 1940 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि ग्रेड A धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल है। जब बिहार में इस बार 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदारी की जाएगी। 1 नवंबर से कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में धान की खरीदी प्रारंभ होगी, जबकि तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रमंडल के जिलों 10 नवंबर से धान की खरीदारी प्रारंभ होगी। बचे हुए जिलों में 15 नवंबर से किसान अपनी धान बेच सकते हैं। दोस्तों RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके तेजस्वी यादव शनिवार को पटना लौट आए हैं। जी हां, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता NDA को पराजित करके विजयदशमी मनाएगी। बड़ा खेल हो रहा है, अब लालटेन ही जलेगी। यह बातें तेजस्वी यादव ने कहा है। लालू के बिहार आने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार आना तो चाहते हैं पर डॉक्टरों की उनके ऊपर नजर है। उन्होंने कहा है कि चुनावी सभाओं में ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, यानी कि ज्यादा ताकत लगती है, इसलिए डॉक्टरों की राय के बाद ही लालू प्रसाद यादव के बिहार आने पर कोई निर्णय लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार से गरीबी, बेरोजगारी, अफसरशाही, अपराध और भ्रष्टाचार ही बिहार को मिला है। NDA के राज में बिहार बेरोजगार का केंद्र बन गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 15 साल में NDA सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिला पाई। नई सरकार की एक योजना धरातल पर काम नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता मौजूदा सरकार से उब चुकी है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बेईमानी के बाद भी 1,56,00,000 वोट हमारे गठबंधन को मिले। बड़ा खेला हो रहा है, पर स्पष्ट है कि लालटेन ही आएगी। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें दूसरे पहचान पत्र के आधार पर टीका लगवाएं। उन्होंने हालांकि यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों का आधार कार्ड भी बनवाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कोरोना टीकाकरण जांच को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीका से बचे लोगों का टीकाकरण तेजी से कराने के निर्देश देते हुए कहा कि आधार कार्ड नहीं रहने के कारण जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है उनका
किसी दूसरे पहचान पत्र के आधार पर टीकाकरण कराएं। उनका आधार कार्ड भी अवश्य बनवाएं। दीपावली एवं छठ महापर्व पर अन्य राज्यों से बिहार आने वाले सभी लोगों के कोरोना जांच कराने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को भी अगर टीका नहीं लगाया है तो उन्हें भी टीका लगवाया जाए। दोस्तों, भारतीय युवा कांग्रेस ने शनिवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास के बाहर बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने हाथों में तख्ते लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वही खाली सिलेंडरों को सर पर लेकर कार्यकर्ता चलते नजर आए। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि सरकार का एकमात्र मकसद अब अपना खजाना भरना हो गया है। जन सरकार से दूर दूर तक सरकार को कोई संबंध नहीं है। पेट्रोल डीजल पर विरोध जताते हुए कार्यकर्ता ने कहा है कि आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम, बेलगाम महंगाई सरकार की पहचान बन चुकी है। जनता की जेब निचोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। संकट के इस दौर में सरकारी लूट इस बात पर स्पष्ट मोहर है कि सरकार को जनता के हितों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई सौकार नहीं है। दोस्तों, अगर आप टीचर बनने की चाहत रखते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में हो या फिर प्राइवेट स्कूल में, तो आपके लिए बुरी खबर सामने आई है। बुरी खबर क्या है हम आपको भी बताएंगे। तो बिहार के सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर बनने के लिए टीईटी को अनिवार्य किया जाएगा। टीईटी के अंकों के साथ इंटरव्यू की व्यवस्था लागू की जाएगी और इसके जरिए ही किसी भी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों का सिलेक्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर केंद्र सरकार ने यह बदलाव किया है। बिहार में भी इसे जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है। जब बिहार में नीतीश सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जमा पहनाने की तैयारी में जुट गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीईपी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके मुताबिक निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल समेत सभी स्तरों पर शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को आवश्यक बताया गया है। दोस्तों, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने मोहन भागवत को उनका फरवरी 2018 में दिया गया बयान याद दिलाया है, जहां उनसे बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा। कपिल सिब्बल ने कहा है कि पूंछ में भारतीय सेना के 9 जवान शहीद हो गए। मोहन भागवत ने कहा था कि आरएसएस 3 दिन के अंदर बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए तैयारी कर सकती है। अब मोहन भागवत कहां है? कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया और लिखा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द बढ़ रहा है। पूंछ में अब तक भारतीय सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। मोहन भागवत ने फरवरी 2018 में एक बयान दिया था और वो बयान था कि सेना को 3 महीने लगेंगे, लेकिन आरएसएस 3 दिन में बॉर्डर पर लड़ाई के लिए तैयारी कर सकती है। समय आ गया है कि मोहन भागवत जी ने जो कहा था वे करके दिखाएं। दोस्तों, मोदी सरकार में बढ़ रही महंगाई को लेकर बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को लपेटा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने अंदाज में पूछा है कि ए महंगाई, तुम डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने गैस सिलेंडर की कीमत में हुई बेतहाशा वृद्धि को लेकर सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव महंगाई को बीजेपी वालों की भौजाई और महबूबा बताते हैं। कई मौके पर तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी तेजस्वी यादव कई बार बात को कह चुके हैं। जब पिछले दिनों रांची दौरे पर भी तेजस्वी यादव ने यह बात कही थी, लेकिन अब उनके पिता ये पूछ रहे हैं कि ये महंगाई, तुम डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो। दोस्तों, त्योहारों के इस सीजन में आम आदमी को महंगाई ने बुरी तरीके से पस्त कर दिया है। जब पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ साथ अब टमाटर और प्याज की कीमतें भी आसमान छू रही है। जहां उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार आज टमाटर की रिटेल प्राइस 110 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि 5 दिन पहले 1 किलो टमाटर की कीमत महज 39 रुपए थी। वहीं प्याज की कीमतों में पिछले 5 दिनों में प्रति किलोग्राम 5 रुपए का इजाफा हुआ है। जहां खुदरा बाजार में आज 1 किलो प्याज की कीमत 40 रुपए प्रति किलो है। जहां आलू की कीमतों में भी मामूली ही वृद्धि हुई है। इस बार सितंबर के अंत में कई राज्यों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से सब्जी की खेती पर बुरा असर पड़ा है। वहीं कीमतों में तेजी की दूसरी वजह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होना भी है। तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है, जिसका असर आपकी जेब पर अब बढ़ रहा है। इस महीने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भले ही इजाफा नहीं हुआ हो, लेकिन पिछले 10 महीने में कंपनी ने कई बार कीमतें बढ़ाई है। दोस्तों, पूर्व विधान पार्षद सलीम परवेज की घर वापसी हो गई है।
जब सलीम परवेज आरजेडी छोड़कर एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। जब कुछ अरसे पहले हुए राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने जदयू की सदस्यता ले ली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में उन्होंने कल जेडीयू की सदस्यता ली है। जदयू में रहते हुए नीतीश कुमार ने कभी उन्हें विधान परिषद का उप सभापति बनाया था। जब बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से पहले तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ आरजेडी के बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेहद करीबी माने जाने वाले सलीम परवेज ने जेडीयू में घर वापसी कर ली है। जब पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद पार्टी नेताओं की कार्यशैली से नाराज होकर आरजेडी से इस्तीफा देने वाले सलीम परवेज ने वापस जेडीयू का दामन थाम लिया है। दोस्तों, दुनिया भर में गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। जब भारत लंबे समय से गरीबी का डस झेल रहा है, 1947 में आजादी से पहले से लेकर 1947 की आजादी के बाद भी देश में गरीबी का आलम पसरा हुआ है। गरीबी उन्मूलन के लिए अब तक कई योजनाएं बनी हैं, कई प्रयास हुए हैं। गरीबी हटाओ चुनावी नारा बना और चुनाव में जीत हासिल की गई, लेकिन इन सब के बाद भी ना तो गरीब की स्थिति में सुधार हुआ है और न ही गरीबी का खात्मा हो पाया है। सत्ता हासिल करने के लिए गरीब को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो सत्ता मिलने के बाद उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इसीलिए गरीब आज भी वही खड़ा है जहां आजादी से पहले था। आज भी सवेरे की पहली किरण के साथ ही गरीब के सामने रोटी, कपड़ा और मकान का संकट खड़ा हो जाता है। यह विडंबना ही है कि सोने की चिड़िया के नाम से पहचाने जाने वाले देश का भविष्य आज गरीबी के कारण भूखा नंगा 2 जून की रोटी के जुगाड़ में दर बदर की ठोकरें खा रहा है। देश में कितनी गरीबी है, इस बारे में एक समिति ने पता लगाया है। इस समिति ने कुछ साल पहले ये अनुमान लगाया था कि देश की 77% आबादी रोजाना 20 रुपए से कम पर गुजर बसर करने पर मजबूर है। सरकार के अनुसार गरीबी की परिभाषा यह है कि शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 28 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 22 रुपये कम से कम जिसकी आय है, वे सब गरीबी रेखा में सम्मिलित है। आज जहां महंगाई आसमान छू रही है, क्या 28 और 22 रुपए में एक दिन में 3 वक्त का पेट भर खाना खाया जा सकता है? यह भी एक सवाल है। क्या यह गरीबों का मजाक नहीं है? जनसंख्या आंकड़े के अनुसार 30 रुपए प्रतिदिन की आय कमाने वाले भी गरीब नहीं हैं। गरीबी केवल पेट का भोजन ही नहीं छीनती, बल्कि कई सपनों पर पानी भी फेर देती है। लेकिन हमारे नेताजी गरीबों को लेकर अभी भी संजीदा नहीं है। हम भारत को न्यू इंडिया तो बनाना चाहते हैं, पर गरीबी को मिटाना नहीं चाहते। हमारे प्रयास हर बार अधूरी ही रह जाते हैं, क्योंकि हमने कभी सच्चे मन से इस समस्या को मिटाने की कोशिश ही नहीं की है। गरीबी की बीमारी जब तक भारत को लगी रहेगी, तब तक इसका विकासशील से विकसित बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, देश में लगातार महंगाई आसमान छू रही है। जहां पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी, पीएनजी के बड़े दामों के बीच अब कई राज्यों में सब्जियों और फलों के दाम भी बढ़ गए हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में आर्टिकल शेयर किया है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर ट्वीट करके लिखा है कि सबका विनाश, महंगाई का विकास। एक न्यूज का आर्टिकल भी राहुल गांधी ने शेयर किया है, जिसमें हेडिंग दी गई है कि अगर सरकार टैक्स नहीं बढ़ाई तो फिर देश में पेट्रोल 66 रुपये और लीटर और डीजल 65 रुपये लीटर मिलता। दोस्तों, कोरोना से जूझ रहे पूरे देश के लिए अब बिहार से अच्छी खबर सामने आई है। जहां बिहार कोरोना मुक्त हो गया है। भागलपुर में अब एक भी कोरोना के मरीज नहीं है। बिहार के पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल के इलाकों में कोरोना संक्रमण एक भी व्यक्ति नहीं मिले हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के प्रत्येक जिलों की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार किसी भी जिले में कोई भी मरीज नहीं मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अभी कोरोना पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, इसके प्रसार की संभावना अभी भी बनी हुई है। अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण है, इसीलिए लोग अभी संभल कर रहे। कोरोना फ्री करने के लिए टीकाकरण की अहम भूमिका रही है। लोग खुद से विभिन्न केंद्रों पर जाकर टीकाकरण करवाया। स्वास्थ्य विभाग ने लगातार सभी को टीका लेने के लिए प्रेरित किया। इस कारण कोरोना का संक्रमण काफी हद तक कम हो गया है। दोस्तों, बिहार के लखीसराय में फ्लिपकार्ट कंपनी से 16 लाख रुपए चोरी का मामला पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। जब पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के ही पूर्व एरिया मैनेजर एवं वर्तमान एरिया मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने नालंदा से चोरी किए गए सारे रुपये बरामद कर लिए हैं।
यह घटना कबैया थाना क्षेत्र की है। एसपी सुशील कुमार ने बताया है कि 15 अक्टूबर को कबैया थाना क्षेत्र में स्थित फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस से कंपनी के स्टाफ द्वारा ही ऑफिस के लॉकर से 16 लाख रुपए चुराने एवं इंटरनेट का डीवीआर गायब करने की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद कंपनी के अधिकारी जितेंद्र कुमार द्वारा कबैया थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई है। दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैंपेन की तैयारी चल रही है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा है कि 9वीं पास तेजस्वी को उसको कुछ मालूम है कि रोजगार कैसे मिलता है। ललन सिंह से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा है कि तेजस्वी यादव उपचुनाव में 19 लाख रोजगार देने के वादे को मुद्दा बना रहे हैं, ये सवाल सुनते ही ललन सिंह ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि जो 9वीं पास है उनको रोजगार के बारे में कुछ मालूम है, रोजगार कैसे मिलता है। ललन सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार के मामले में पिछले 15 से 16 सालों में रिकॉर्ड काम किया है। तेजस्वी अपना इतिहास देख ले, 15-16 सालों में उनके माता पिता के शासनकाल में उन्होंने क्या काम किया। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री हासिल करने वाले लोग अब कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बन सकेंगे। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार एनसीटीई ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री अगर भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त है तो वे लोग कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बन सकेंगे। जहां आपको बता दूं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री वाले अगर शिक्षक बनते हैं तो सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के 6 महीने के भीतर ऐसे सभी शिक्षकों को एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का कोर्स भी पूरा करना होगा। जहां इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, रविवार को पटना की मॉडल मोना राय की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। यह मामला क्या है, क्यों जान गई है, हम आपको भी बताएंगे। तो राजधानी पटना में दुर्गा पूजा के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीते 12 अक्टूबर की रात राजीव नगर थाना इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने महिला मॉडल को गोली मार दी थी। इस घटना के बाद मॉडल गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मॉडल अनिता देवी के पति ने बताया था कि अनिता मंगलवार की रात इलाके की ही बगल में स्थित एक मंदिर गई थी। देर रात स्कूटी से वापस घर आई थी। साथ में उनकी 12 साल की बेटी भी थी। जब वो स्कूटी को अंदर कर रही थी, इसी दौरान घर के गेट के पास ही मौजूद बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ अनीता को गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जब दुर्गा पूजा में लाउड स्पीकर की तेज आवाज के कारण गोली की आवाज दब गई, लोगों को घटना की भनक तक नहीं लगी। हालांकि बेटी के शोर मचाने से लोगों को जानकारी हुई। जब घटना के बाद अनीता के पति और आसपास के लोगों ने मिलकर गंभीर हालात में उसे नजदीकी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया, जहां मॉडल का इलाज चल रहा था और आज उनकी जान चली गई। दोस्तों, पटना में इस बार दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन ने कई बड़े नियम बनाए थे, कई कड़े नियम बनाए थे। गंगा को प्रदूषण से बचाया जा सके, इसके लिए कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा घाटों पर मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया था, लेकिन फिर भी प्रशासन की सारी सख्ती फेल हो गई। लाख कोशिश के बाद भी गंगा में मूर्ति विसर्जन किया गया। अब प्रशासन ऐसे लोगों की तलाश में है जिन्होंने गंगा में मूर्ति विसर्जन किया है। उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। आपको बता दूं कि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने को लेकर मूर्ति विसर्जन के लिए घाटों पर कृत्रिम तालाब बनाए गए थे। इन तालाबों में गंगा का पानी डाला गया था और उसी में मूर्तियों का विसर्जन करना था। इसके लिए हर घाट पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्त की गई थी। जिस तरीके से नियम बनाकर सख्ती दिखाई गई, उस हिसाब से घाटों पर तैनात मजिस्ट्रेट ने ध्यान नहीं दिया और पटना के कई घाटों पर बहुत ज्यादा यानी कि सबसे अधिक मूर्ति विसर्जन किया गया। दोस्तों, परिवार से लेकर पार्टी में जंग लड़ रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के खिलाफ खुले विद्रोह का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने बिहार में 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने उसी कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करने का ऐलान किया है जो विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी और लालू को जी भर के कोस रही है। कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन के खत्म हो जाने का भी ऐलान कर रखा है। तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद की ओर से पत्र जारी किया है। यह पत्र खुद तेज प्रताप यादव की ओर से जारी किया गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में
छात्र जनशक्ति परिषद कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के उम्मीदवार अतिरेक कुमार को अपना समर्थन देगी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनका संगठन जी जान से अतिरेक कुमार को जीत दिलाने के लिए काम करेगा। हालांकि इसी पत्र में उन्होंने तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार शाह को भी समर्थन देने का ऐलान किया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मौके पर एक बड़ा बयान दिया है। यूनिसेफ ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर 10 में से 3 लोगों के पास घरों में हाथ धोने की बेसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। यूनिसेफ ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर 10 में से 3 लोगों या फिर 2 अरब 30 लाख लोगों के पास हाथ धोने के लिए पानी और साबुन नहीं है और यह स्थिति विकसित देशों में सबसे खराब है, जहां पर 10 में से 6 लोग बेसिक सुविधा के बिना रह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 5 में से 2 स्कूलों में पानी और साबुन के साथ बुनियादी स्वच्छता सेवाएं नहीं है, जिससे 818 मिलियन छात्र प्रभावित होते हैं, जिनमें से 462 बिना किसी सुविधा के स्कूल में जाते हैं। 10 में से 7 देश के स्कूलों में बच्चों के लिए हाथ धोने की कोई सुविधा नहीं है। दुनिया भर में 1/3 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में हाथ की स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मोबाइल कंपनी आपके मोबाइल पर बार बार अपडेट भेजती है, यानी कि अपडेट करने के लिए बोलती है। तो क्या आपको मालूम है कि अपडेट क्यों करने के लिए बोलती है? अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर करेंगे तो क्या होगा? चलिए हम आपको अभी इसी बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो स्मार्टफोन में अक्सर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट से जुड़े मैसेज आते रहते हैं, लेकिन उन नोटिफिकेशन की आप अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि अपडेट में लंबा समय लगता है और अपडेट करने में काफ़ी सारा डेटा भी लग जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट ना करना गलती है, जी हाँ, क्योंकि अपडेट में कंपनी कई ऐसी चीज़ें देती है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होती है, जिसमें आपको नए फीचर्स मिलते हैं। जब पिछले कुछ समय में व्हाट्सएप के कई अपडेट्स आए हैं और हर बार कंपनी ने कुछ नए फीचर्स दिए हैं। अपडेट में अक्सर होता है कि एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपनी नए फीचर्स देती है। यह अपडेट में कोशिश की जाती है कि ऐप्स को पहले से ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाए ताकि उनकी स्पीड पहले से बेहतर हो सके, ऐप में उपलब्ध फीचर्स को तेजी से एक्सेस किया जा सके। सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान सिक्योरिटी और नए फीचर्स के साथ कोशिश ये भी होती है कि एप्लीकेशन के उपयोग को और आसान बनाया जाए। बाजार में नए नए टेक्नोलॉजी के फोन आते हैं, जी हाँ, ऐसे में सॉफ्टवेयर के माध्यम से एप्लीकेशन को हार्डवेयर और ऑपरेटिंग के कंपैटिबल बनाया जाता है। किसी ऐप को यूज करते वक्त आपको अक्सर कुछ ना कुछ खामियां मिलती है, ऐसे में कंपनी अपडेट देकर उन खामियों को दूर करने की कोशिश करती है, जिससे यूजर को कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, आपके फोन और ईमेल आईडी को हैकर्स से बचाने के लिए कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट में सबसे ज्यादा ध्यान सिक्योरिटी अपडेट पर देती है। यह सुरक्षा से संबंधित खामियों को दूर करके एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को और बेहतर बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट ना करने से आपके फोन की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, यानी कि आपका फोन हैक हो सकता है, इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना बेहद जरूरी है। एंड्रॉयड दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए सबसे ज्यादा हैकिंग अटैक भी एंड्रॉयड पर ही होते हैं। इसलिए कंपनी बार बार अपडेट भेजकर आपके फोन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कंपनी बेहतर सिक्योरिटी के लिए हर महीने सिक्योरिटी पैसेज भी जारी करती है ताकि आपका फोन सुरक्षित रहे। इसीलिए जब भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो जल्दी से जल्दी आप अपने फोन को अपडेट कर लें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए दहशतगर्दी हमले में बिहार के बांका निवासी अरविंद कुमार शाह की जान ले ली गई, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया, राहत कोष से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से नियमानुसार अन्य लाभ दिलाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। जी हाँ, वही मृतक अरविंद कुमार के पिता ने कहा है कि 3 महीने पहले उनका बेटा जम्मू कश्मीर गया था। आपको बता दें कि शनिवार को श्रीनगर के ईदगाह के पास दहशतगर्दों ने अरविंद कुमार शाह की जान ले ली। आपको यह भी बता दूं कि अरविंद कुमार शाह वहां पर गोलगप्पे की दुकान चलाते थे। घटना के बाद अरविंद कुमार शाह को श्री महाराज हरि सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उनके कबड्डी खेलने का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को रावण करार दे दिया है और कहा है कि संतों से टकराने वाले व्यक्ति का बुढ़ापा और अगला जन्म खराब हो जाता है।
जी हाँ, हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे कथित तौर पर कबड्डी खेलते दिख रही है। शुक्रवार रात को दशहरा कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि परसों में आरती के लिए गई, वहां ग्राउंड में सामने खिलाड़ी थे, उन्होंने मुझे बुलाया, बोली दीदी एक बार आप रेड डाल दीजिए। मैं जब कबड्डी खेलने गई और वापस आई तो फिर वह छोटा सा सीन वीडियो में डल गया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। यह सांसद ने कहा कि ये आप लोगों के बीच का कोई रावण है, मेरा कोई बड़ा वाला दुश्मन है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनके संस्कार बिगड़ गए हैं और जिसके संस्कार बिगड़ गए हैं मैं कहती हूँ अब सुधर जाओ, नहीं तो बुढ़ापा और आने वाला जन्म भी बिगड़ जाएगा, ना ही वर्तमान के अधर्मी विधर्मी बचेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी तपस्या और ध्यान जनता के लिए है। दोस्तों, आज के दौर में पूरी दुनिया के हाथों में मोबाइल फोन है जिसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। इसी से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सागर जिले के मालाथाउन से निकलकर सामने आया है, जिसमें पबजी एवं फ्री फायर गेम खेलने की लत के चलते एक 17 वर्षीय लड़का अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। खबर सागर जिले के मालथाउन से है, जहां एक 17 साल के बच्चे को मोबाइल में पबजी गेम और फ्री फायर खेलना इतना महंगा पड़ गया है कि उसकी दिमागी हालात बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालक के परिजनों द्वारा बताया गया है कि बालक रात भर मोबाइल पर गेम खेलता रहता था, जिससे उसकी हालात बिगड़ गई है। इतना ही नहीं, डॉक्टर का कहना है कि परिजनों के मुताबिक उसके हर चीज में गेम ही नजर आने लगा है, जिसको लेकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, देश की आजादी और अखंडता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से राष्ट्र को स्वतंत्र रूप से लड़ने की हिम्मत दिखाई है, उसी तरीके से बिहार को बचाने के लिए उसे नए स्वरूप और बेहतर मजबूती के साथ स्वतंत्र रूप से मैदान में उतारने की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने पर पप्पू यादव भी उनके साथ खड़े हैं। ये बातें हम नहीं बल्कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही है, जहां वे शुक्रवार को छातापुर के रामपुर में स्थित मनोरमा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में स्थानीय पत्रकारों से मुखातिब हुए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के साथ आने का खुला संकेत देते हुए बिहार की बदहाली के लिए 40 साल की पूर्ववर्ती सरकारों को घेरा है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग कांग्रेस को अलग थलग करके सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। यह ख्वाली पुलाव पकने वाला नहीं है। कांग्रेस एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी है। बिहार को इस बदहाली से बचाने के लिए कांग्रेस को मजबूती से के साथ स्वतंत्र रूप से मैदान में उतारना होगा। उन्होंने बताया है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बदहाली, बाढ़ की विभीषिका और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत समस्या के लिए वे हमेशा लड़ते रहे और उनकी आवाज कभी भी बंद होने वाली नहीं है। जहां उन्हें मारने का प्रयास किया गया, परंतु ट्विटर पर उनकी लड़ाई जारी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्यक्तिगत तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु उनकी सरकार में शामिल लोग नहीं। उन्होंने निकटवर्ती भविष्य में कांग्रेस के साथ आने का भी संकेत दे दिया है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में जदयू ने बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों का विश्वास खो दिया था, जिसके कारण उनकी कई सीटों पर हार हुई है। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उपचुनाव को देखते हुए एक बार फिर से अल्पसंख्यक के बीच विश्वास बहाली का प्रयास शुरू कर दिया है। जेडीयू अध्यक्ष ने चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक नेता सलीम परवेज को पार्टी में शामिल करके नीतीश कुमार की तरफ से अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कामों की चर्चा शुरू कर दी। रविवार को मीडिया से बात करते हुए ललन सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए मुसलमानों को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। ललन सिंह ने कहा है कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक मुसलमानों की तरफ कोई भी आंख उठा नहीं सकता, या उठाकर नहीं देख सकता। मुसलमानों के हित की तरफ, उनके स्वाभिमान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जब अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पर्व त्योहार होता है, ईद हो, बकरीद हो या फिर मुहर्रम हो, सारा काम छोड़कर नीतीश कुमार टेलीफोन के पास बैठ जाते हैं और देखते हैं कि बिहार के किसी भी कोने में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। राजनेताओं और दलों को ये बात समझना चाहिए कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता यूं ही नहीं बढ़ी है। ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए आजादी के बाद जितना काम हुआ है उसमें सबसे ज्यादा योगदान नीतीश कुमार का है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में मुसलमानों के लिए जो काम किया है वैसा काम किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ललन सिंह ने कहा है कि जो लोग मुसलमानों का वोट ले रहे हैं वे उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम नहीं कर सके। जब मुसलमानों की प्रगति के लिए ये जरूरी था कि उनके अंदर शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाए, नीतीश कुमार ने इस दिशा में सबसे ज्यादा काम किया है। दोस्तों, दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली और छठ पूजा के लिए नगर निगम ने सफाई की विशेष योजना बनाई है,
जहाँ दीपावली में निकलने वाले सूखे कचरे को नगर निगम विशेष रूप से लोगों के घर वाहन यानी कि गाड़ी भेजकर उठाएगा। जिनके घर से अधिक मात्रा में कूड़ा निकलने की संभावना होगी वैसे लोग इस सुविधा का लाभ मुफ्त में उठा सकते हैं। इसके लिए बस आपको निगम की संबंधित अंचल के सिटी मैनेजर को कॉल करके सूचना देनी होगी। सभी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। दीपावली को लेकर घरों की सफाई अब शुरू होगी। जहाँ साल भर का कचरा और अनुपयोगी सामान घर से बड़ी मात्रा में निकलता है, इसको लेकर घर वाले भी परेशान होते हैं और सड़कों पर भी कूड़ा डाल देते हैं। इस दीपावली लोग अपने घरों से निकलने वाले कचरे को सड़क पर नहीं फेंके, इसलिए नगर निगम ने एक पहल की है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई भी काम बचा है तो फिर यह आपके लिए जरूरी खबर है। जब त्योहारी सीजन में कई दिन बैंकों में कामकाज नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको हर हफ्ते बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लेनी चाहिए, जिससे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जहां अगले हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आपको बता दें कि ये छुट्टियां राज्य के हिसाब से अलग अलग है। जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हर महीने बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जारी की जाती है, जिससे ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दोस्तों, बिहार की नालंदा पुलिस को अपराध की घटना को रोकने की कड़ी में अहम कामयाबी मिली है, जब पुलिस ने एक ऐसे डकैत गिरोह का खुलासा किया है जो काफी पढ़ा लिखा है। इस गिरोह में मर्चेंट नेवी का इंजीनियर से लेकर ITI का छात्र तक शामिल है। जब बिहार शरीफ के बिहार थाना क्षेत्र के गरपर मोहल्ले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक मर्चेंट नेवी की एरोनॉटिकल इंजीनियर, एक ITI छात्र समेत कुल 5 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तार इंजीनियर रोहित राज मुंबई में शिप में मर्चेंट नेवी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। DSP डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि गिरफ्तार रोहित राज ने स्वीकार किया है कि जुआ खेलने के दौरान वे काफी पैसे हार गया था, जिसकी भरपाई करने के लिए वे डकैती की घटना में शामिल हो गया। जबकि ITI छात्र जीतू कुमार दीपनगर में माया देवी कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है, वह भी कम समय में अधिक पैसे कमाने के लालच में आकर के इस तरह के धंधे में शामिल हो गया। दोस्तों, बिजली संकट और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे बिहार के लिए राहत बड़ी खबर है। जब कोसी की नेपाल वाले हिस्से में 1450 मेगावाट पन बिजली उत्पादन की संभावना तलाशी गई है। जहां पन बिजली यूनिट SJVN लगाएगी। SJVN एक कंपनी है, वही लगाएगी। नेपाल के साथ मिलकर शुरू होने वाले इस पन बिजली घर से न केवल बिहार को जरूरत के अनुसार बिजली मिलेगी, बल्कि नियंत्रित मात्रा में पानी आने से कोसी से होने वाले तबाही और नदियों में गाद की समस्या भी कम होगी। अभी कोसी नदी पर नेपाल में 2 पन बिजली घर यूनिट पर काम चल रहा है। एक यूनिट 900 मेगावाट तो दूसरी 680 मेगावाट की है। दोस्तों, भागलपुर शहर में स्मार्ट सिटी योजना से थानों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। जहां शहरी क्षेत्र के अधिकांश थाने में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन अब थानों का कायाकल्प होगा। जहां शनिवार को भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी कि BSCL की 25वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष सह नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने की है। उन्होंने DM सुब्रत कुमार से कहा है कि ऐसे थानों की सूची तैयार करें जिसके भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वैसे भवनों का जीर्णोद्धार और रंग रोगन का कार्य कराएं। इसकी कार्य योजना अगली बैठक में मांगी गई है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।